औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा, हम लोग कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक पढ़ रहे थे और कंपनी अकाउंट्स के अंदर आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब ना, इश्यू ऑफ शेयर्स हेडिंग समझो पहले। इश्यू ऑफ शेयर्स यानी कि कंपनी इज गोइंग टू इश्यू देयर शेयर्स। कंपनी क्या करने वाली है? शेयर्स मार्केट में फ्लोट करने वाली है। कंपनी क्या करने वाली है? शेयर होल्डर्स को शेयर देने वाली है, बेचने वाली है। क्यों शेयर बेचती है कंपनी? देखो, कोई भी एक कंपनी होती है ना, तो कंपनी को फाइनेंस रेज करने के लिए, किसी भी कंपनी को फाइनेंस रेज करने के लिए या कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दो ही काम कर सकती है। या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? फंड रेज करने हैं आपने, ठीक है, कंपनी ने फंड रेज करने हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? फंड रेज करने हैं। तो फाइनेंस या तो इक्विटी देके रेज किया जा सकता है एक कंपनी के लिए, या कंपनी के लिए फाइनेंस जो है वो डेट दे लेके फाइनेंस रेज किया जा सकता है। यानी कि या तो इक्विटी दे दो, यानी शेयर्स दे दो और उससे पैसा ले लो, या फिर किसी से उधार पे कुछ कोलेटरल लगवा के पैसा ले लो। ठीक है, दोनों तरीके से पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, दोनों तरीके से तुम्हारा फाइनेंस जनरेट हो रहा है। बट फाइनेंस जनरेट करने की दो ऑप्शन है आपके सामने, एक इक्विटी देके फाइनेंस लेना और एक डेट पे फाइनेंस उठा लेना। दोनों के अंदर फर्क है। तो यहां पे जो अभी हम बात करने वाले हैं वो इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि एक कंपनी अपनी इक्विटी दे रही है और उस इक्विटी के अगेंस्ट शेयर ले रही है। ठीक है, अब सुने जरा बात को गौर से। देखो, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो वो तीन तरीके से शेयर इशू कर सकती है। एक टाइप का जो शेयर इशू करती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल इशू, या इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक इशू। अब इसके अंदर क्या होता है? एक आम जनता को पब्लिक क्या करती है? शेयर बांट देती है, बोलती है भाई ये इतने का शेयर है, जिसको चाहिए वो ले ले, मुझे पैसे दे दे, मैं उसको ये शेयर दे दूंगी। कंपनी सिंपल सी बात करती है। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी क्या कर रही है? इक्विटी दे रही है और उसके अगेंस्ट क्या कर रही है? शेयर ले रही है। और ये इसमें क्या होता है कि कंपनी की जो इक्विटी है, ओवरऑल इक्विटी, वो डाइल्यूट भी होती है, कम भी होती है। देखो, अगर मैं किसी कंपनी का 100% ओनर हूँ, ऐसे सोचो, एक कंपनी है और उस कंपनी का मैं 100% ओनर हूँ। मेरा बेटा, अगर मुझे फंड्स की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा? इस 100% में से 10% शेयर्स क्या करूंगा? शेयर होल्डर्स को बेच दूंगा। तो उस 10% से मुझे क्या मिल जाएगा? फाइनेंस मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मेरी जो इक्विटी पहले 100% थी, अब 100% नहीं रहेगी, बल्कि मेरी इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी और मेरी इक्विटी अब सिर्फ 90% रह जाएगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब इस वक्त कंपनी क्या करने जा रही है? कंपनी शेयर इशू करने जा रही है। अब एग्जांपल देख, कंपनी इशूड $1, 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट पार। अब आपको ये तो समझ आ गया है कि पार क्या होती है। पार का मतलब होता है, जब कंपनी फॉर्म हुई थी तो उस टाइम के जो शेयर की प्राइस रखी गई थी, तो वो जो शेयर की प्राइस थी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉल्ड अ पार वैल्यू। जैसे अभी ना, हमारी हमारी एक अपनी कंपनी है, तो मैंने जब वो कंपनी फॉर्म करी ना, तो उस कंपनी के अंदर, पाकिस्तान की ऐसी बात कर रहा हूं एग्जाम्पल देने के लिए, उस कंपनी के अंदर क्या था कि एक शेयर 10 रुपए का है। ठीक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन रही है तो उसका एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात नहीं कर रहा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मेरे पास एक शेयर 10 रुपए का है इस टाइम पे, जब कंपनी फॉर्म हुई, तो मैं बोलूंगा मेरे एक शेयर की पार वैल्यू ₹10 है। इसी तरीके से यहां पे इसने बोला कि यार $1 वाला शेयर जो था, यानी कि $1 जिसकी पार वैल्यू थी, $1 जिसकी नॉमिनल वैल्यू थी, $1 जिस शेयर की फेस वैल्यू थी, वो शेयर्स आपने मार्केट के अंदर इशू करे हैं 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर, शेयर क्या होता है? कागज का टुकड़ा। 1 लाख शेयर्स बांटे हमने, 1 लाख शेयर्स बांटे, और वो शेयर की पार वैल्यू कितनी थी? $1 थी। और हमने वो बांटे भी किस वैल्यू के ऊपर? एट पार ही बांट दिए, एट पार यानी कि पार वैल्यू पे बांट दिए। अब सवाल ये उठता है कि यार एंट्री क्या बनेगी? बड़ा सिंपल सा काम है। ये जो लोग मुझे पैसे दे रहे हैं और इक्विटी ले रहे हैं, ये लोग कौन लोग हैं? सर, ओनर है आपके कारोबार के, और कौन है? और आपको याद है 9th क्लास के अंदर आपने बचपन में आपके टीचर ने सिखाया था कि जब भी ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो बैंक डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट होता है। यही एंट्री बनती थी ना। ओनर इन्वेस्टेड 10,000 इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, तो आप बोलते थे भाई 10,000 बैंक डेबिट और 10,000 कैपिटल क्रेडिट। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? इट मींस के ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है। अच्छा, अब अगर तुम लोग यहाँ पे नोटिस करो ना ये वाली चीज को, तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया था? $1 वाला शेयर कंपनी इशू कर रही थी 1 लाख रुपए का। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा भाई, ओनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो बैंक तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो तो आपका जो शेयर है वो कितने का इशू हो रहा है? $1 का। आपको $1 के हिसाब से पैसा मिलेगा। और आप कितने शेयर इशू कर रहे हो? 100,000 शेयर इशू कर रहे हो। तो आपको टोटल बैंक में कितना पैसा आ जाएगा सर? 1 लाख ही आ जाएगा। 1 लाख ही आ जाएगा। बात समझ आई? 1 लाख ही आ जाएगा। अब क्रेडिट क्या करें? सर, आपने अभी बताया ना कि यार 9th क्लास के अंदर बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट होता, तो आज भी ये एंट्री बना दें, कैपिटल को क्रेडिट कर दें। तो यहां लिखो कैपिटल क्रेडिट। और जो आपका कैपिटल है, अगेन
एक मेरी बात जिंदगी भर याद रखना कि जब भी कैपिटल रिकॉर्ड किया जाता है, ये बात याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लो अपने पास ना, ऊपर नोट नोट में ऊपर लिख लो ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कैपिटल को रिकॉर्ड करोगे ना, तो कैपिटल हमेशा हमेशा कैपिटल हमेशा एट पार वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है। किस पर रिकॉर्ड होता है? हमेशा पार वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है। सर इस बात का मतलब क्या है? मैं अभी आगे जाके थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन भी करूंगा, बट अभी इस बात को ऊपर लिख लो ताकि मैं वापस जाके इसको कनेक्ट करूंगा जब, तो ये बात समझ आएगी। तो इसको भी तुम 100,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1 लाख। अब अगर तुम नोटिस करो ना, तो यहां पे कैपिटल लिखा मैंने। देखो कंपनी होती है ना, अब उसके अंदर आपने देखा है डिफरेंट टाइप के कैपिटल्स होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है। तो इसी वजह से हम इसको नाम देना पड़ता है, क्योंकि कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करे थे, तो हम यहां पे लिखेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। क्या नाम लिखेंगे? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और मैंने एक बात बताई कि जब भी आप शेयर कैपिटल रिकॉर्ड कर रहे होंगे अपने पास, तो यू हैव टू रिकॉर्ड इट ऑलवेज एट पार वैल्यू, ऑलवेज एट पार रिकॉर्ड किया जाएगा कैपिटल को, याद रखिएगा। वेन एवर यू आर रिकॉर्डिंग द कैपिटल यू विल रिकॉर्ड इट ऑलवेज एट पार वैल्यू। भले शेयर 10 रुपए का बिक जाता, भले ये शेयर 10 रुपए का बेचते, ये कंपनी जो है पार पे नहीं बेचती बल्कि ये 10 रुपए का बेच देती, तब भी ये वैल्यू पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होती। लेकिन सर ऐसे में तो एंट्री कंप्लीट ही नहीं होगी। तो अब आओ एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर तुम देखो ना, तो यहां पे क्या हो रहा है मेरा बेटा? यहां पे बोलता है कंपनी इशू $1, 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस ऑफ $1.5। यानी कि क्या हुआ, एक कंपनी ने क्या किए, अपने $1 वाले, यानी वो शेयर जिनकी पार वैल्यू $1 थी, उन्होंने 1 लाख कागज बांटे, 1 लाख कागज इशू करे, 1 लाख कागज डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन किस रेट पे करे? एट द रेट ऑफ 1.5। यानी कि लोगों ने इसको कितने रुपए में खरीदा? 1.5 रुपए में खरीदा। अच्छा सर, क्या कंपनी पार वैल्यू से ऊपर वैल्यू पे शेयर इशू कर सकती है? हाँ भाई, वही तो कंपनी का फायदा है। जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है, जब कंपनी की वर्थ बढ़ती है, जब कंपनी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है, जब उसके शेयर्स की डिमांड मार्केट में बढ़ती है, तो शेयर की प्राइस भी बढ़ जाती है। अब एक कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो अगर फॉर्म हुई थी और अगर उसका शेयर $1 का था, तो अब जब वो इतनी बड़ी कंपनी हो गई, तो क्या आज भी उसका शेयर $1 का बिकता होगा मार्केट में? नहीं, इतना सस्ता नहीं होगा। बल्कि कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई, कंपनी की वैल्यू बढ़ गई, तो उसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ गई होगी। इसी वजह से कंपनी $1 वाला शेयर कितने का इशू कर रही है? 1.5 का इशू कर रही है। अब क्या एंट्री बनेगी? अब जरा सुनो यहाँ पे मजे की बात। सर अगेन, आप पहले तो बैंक को डेबिट करें ना, आपके पास बैंक में तो पैसे आए ना, लेकिन मेरा बेटा बैंक में मेरे पास पैसे $1 के हिसाब से आए या 1.5 के हिसाब से आए? सर इस बार आपके पास 1.5 के हिसाब से पैसे आए हैं, तो यहां पे आप रिकॉर्ड करोगे $1 मल्टी सॉरी $1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख शेयर्स, विच यू विल गेट 1.5 लाख रुपए, विच यू विल गेट 1.5 लाख रुपए। तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा? कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा? 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। कितना पैसा आ जाएगा? 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। बात समझ आई? लेकिन अब क्रेडिट करो भाई, आपने सर अभी तो सिखाया था कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है ना, ये भी ऑर्डिनरी शेयर है ना सर, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर ले। अब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को यहां पे लिखते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को जब आप क्रेडिट करेंगे, तो आप बोलेंगे $1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1.5 लाख। ये एंट्री बनाओगे? नहीं, नो, गलत, रॉन्ग, मार्क कटेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी शेयर कैपिटल रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसको किस पे रिकॉर्ड करोगे? हमेशा एट पार वैल्यू रिकॉर्ड होगा। तो सर इसका मतलब क्या यहां पे हम 1 लिख दें? आप ये कहना चाह रहे हैं हमसे? हाँ बेटा, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जो शेयर की पार वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो सर ऐसे तो एंट्री कंप्लीट होगी ही नहीं। यहां पे आ जाएगा 1 लाख रुपए, ऐसे तो यहां आ जाएगा 1 लाख रुपए, और डेबिट साइड पे आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। तो ये तो बड़ा मसला है। अब सुनो बात को गौर से, यहां आता है एक नया कॉन्सेप्ट, और वो होता है शेयर प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज शेयर प्रीमियम? व्हाट इज शेयर प्रीमियम? प्रीमियम से क्या समझ आता है? प्रीमियम से कोई चीज एक्स्ट्रा, कोई बोनस, ठीक है। प्रीमियम है आपके पास। अब आप नोटिस करें तो यार, ये है कि तुम्हारी जो कंपनी का शेयर था ना, उसकी जो पार वैल्यू थी ना, वो $1 थी। और तुम्हारा कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में इशू किया तुमने किस किस मार्केट प्राइस पे?
5 के हिसाब से। तो तुम्हें क्या 0.5 का बोनस नजर आया? हाँ सर, हमें 0.5 का बोनस नजर आया। क्या 1 रुपए वाली चीज 1.5 रुपए की बिक गई तो 0.5 का बोनस है। ये जो 0.5 का बोनस यहाँ नजर आ रहा है ना, ये शेयर प्रीमियम। इसी तरीके से अगर तुम बोलते हैं कि ये शेयर 2 रुपए का बिक जाता, तो $1 वाला शेयर $2 का बिक रहा है, तो 1 रुपए का तुम्हारा प्रीमियम है। अगर 1 रुपए वाला शेयर 3 रुपए का बिक जाता, तो 2 रुपए का क्या बन जाता? शेयर प्रीमियम बन जाता। तो शेयर प्रीमियम निकालने का तरीका क्या है? शेयर प्रीमियम निकालने का तरीका यह है कि आप मार्केट वैल्यू में से या मार्केट प्राइस में से विच इज 1.5, उसमें से आप पार वैल्यू को माइनस कर लें, और एनीथिंग विच इज ओवर एंड अबव पार, जो भी चीज तुम्हारे पार से ऊपर है, जो आपके पास यहां पे अगर आप नोटिस करो तो तुम्हारी पार कितनी है? 1, मार्केट प्राइस कितनी है? 1.5, तो जो 0.5 एक्स्ट्रा है ना, दिस इज कॉल्ड द शेयर प्रीमियम। एंड ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि शेयर प्रीमियम एक कैपिटल रिजर्व होता है, ये एक कैपिटल रिजर्व है। तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, आज मैं आपको ये खाली सिखा रहा हूं, क्योंकि उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। शेयर प्रीमियम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था लेक्चर के अंदर कि व्हाट इज शेयर प्रीमियम। उसी के साथ हम लोगों ने एक और कैपिटल रिजर्व पढ़ा था, रिवैल्यूएशन रिजर्व, बिल्कुल पीछे वाली क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हो। तो यहां पे मैं बता रहा हूं कि एनीथिंग एनीथिंग ओवर एंड अबव इज शेयर प्रीमियम। तो भाई एनीथिंग ओवर एंड अबव पार इज अ शेयर प्रीमियम। तो यहां पे प्रीमियम कितना आ गया? 0.5 का। एंड शेयर प्रीमियम भी एक रिजर्व है, कैपिटल का पार्ट है, क्रेडिट नेचर वाली चीज है। तो आपको प्रीमियम मिल रहा है, तो यू विल रिकॉर्ड शेयर प्रीमियम ऑन द क्रेडिट साइड। सो शेयर प्रीमियम कितने का प्रीमियम है? सर 0.5 का है। कितने शेयर इशू करें? सर 1 लाख शेयर इशू करें। सर क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करके देखो, 50,000 आएगा। एंड नाउ द जनरल एंट्री विल बी कंप्लीट। And now the journal entry will be complete. Now, what is the difference between these two examples? In the first example, the shares were issued at par, so there was no premium. But when shares are issued more than its par value, then there will be a शेयर प्रीमियम। वाई? बिकॉज शेयर प्रीमियम होता ही क्या है कि जो भी तुम्हारी पार वैल्यू से ओवर एंड अबव तुम्हें मिल रहा होता है, वो कहा जाता है? तुम्हारे शेयर प्रीमियम में जाता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, जब तुम शेयर्स इशू करते हो। बात समझ आई? ये इतना बेसिक्स है। तो किसी एंट्री में आपको नजर आया कि प्रीमियम नहीं था, किसी एंट्री में नजर आया कि प्रीमियम है। तो दोनों के अंदर वो जो बारीक सा फर्क है, वो फर्क क्या है कि अगर शेयर पार पे इशू हो जाता तो फिर कोई प्रीमियम नहीं होता, लेकिन अगर शेयर ओवर एंड अबव पार इशू हो जाता तो फिर प्रीमियम होता, जितना भी ओवर एंड अबव होता। दैट इज इट। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर इनफ? ये बात समझ आई कि हाउ दीज टू जनरल एंट्रीज आर मेड, व्हाई इन दिस एंट्री द प्रीमियम इज देयर बट इन दिस एंट्री द प्रीमियम इज नॉट देयर, बिकॉज वी ऑलवेज रिकॉर्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल एट द par value. So anything which is over and above par value, that is called the share premium. Perfect. बात समझ आई? Now let's heads to the next type of issue, and which is called the right issue. What is the right issue? Right issue, right मतलब आपका हक, सही है, आप right issue करने जा रहे हैं। अब आप right issue जब करने जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये सर कौन सा इशू है? ये राइट इशू का मतलब क्या है? यहां पे अगर आप यहां पे देखें या यहां पे आप बात को गौर से समझें, तो राइट इशू का मतलब ये है कि भाई ये वो इशू होने जा रहे हैं शेयर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। अब ये ना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, और वो बड़ा कॉन्सेप्ट, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। आई टेक सम टाइम, बट मैं आपको ये एक्सप्लेन करके छोड़ूंगा इंशाल्लाह। और ये समझा दिया तो बोनस इशू तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर उसके अंदर मैं अलग बातें कर दूंगा। राइट इशू पता है क्या होता है? जब भी कंपनी फॉर्म हुई ना, तो कंपनी फॉर्म होने के बाद, अब इस कहानी को समझो, कंपनी फॉर्म हुई ना, तो कंपनी फॉर्म होने के बाद कंपनी ने शेयर इशू करे, और कुछ लोग कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, कुछ लोग कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। अब जब वो लोग कंपनी के शेयर होल्डर बन गए ना, अब नेक्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर इशू करने जा रही है ना, तो कंपनी पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके सामने ले जाके रखेगी कि भाई हम शेयर इशू करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपका पहले हक बनता है, अगर आप चाहते हो तो हम आपको शेयर इशू कर देते हैं, और अगर आप इस शेयर को फोरफीट करोगे तो हम आगे ले जाके इस शेयर को पब्लिक के अंदर इशू कर देंगे। तो राइट इशू का मतलब क्या है? राइट इशू रिप्रेजेंट्स द ऑफर ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स in the proportion to their existing holdings at lower price compared to the market value. सर ये डेफिनेशन में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आपने तो ये बोला कि सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, यहां तो और भी बात लिखी हुई है कि उनकी शेयर होल्डिंग की प्रोपोर्शन में दिया जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एट लोअर देन मार्केट प्राइस दिया जाएगा। तो हाँ, पहली बात, जब भी राइट इशू किया जाएगा ना, तो आप वो शेयर जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हो ना, तो उनको कुछ एडवांटेज दोगे, उनको बोलोगे यार देखो यार, ये शेयर ना मार्केट में अभी इस टाइम पे इसकी प्राइस चल रही है $2, मार्केट में ट्रेड हो रहा है $2 का, मैं एक काम करूंगा, तुम्हें 1.9 का दे दूंगा, मैं तुम्हें कितने का दे दूंगा? $1.9 का दे दूंगा। शेयर होल्डर बोलेगा यार देखो मेरी कंपनी है,
मुझे शेयर सस्ता मिल रहा है, मैं खरीद लेता हूं भाई। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, इस शेयर को ले जाके बेच दूंगा $2 के हिसाब से, मेरा तो तब भी फायदा है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या करता है, वो इन शेयर्स को लेगा। लेकिन तुम्हें पता है, जब कंपनी राइट इशू करती है ना, तो राइट इशू करने से एक कंपनी को भी नुकसान होता है। कंपनी को नुकसान ये होता है कि मार्केट में शेयर की प्राइस गिर जाती है। ये कैसे हो गया सर? भाई कंपनी ने तो अपने शेयर्स उठाए और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू कर दिए। आप ये बोल रहे हैं कि मार्केट के अंदर प्राइस गिर गई, इसका मार्केट से क्या ताल्लुक, इनकी आपस की अरेंजमेंट्स थी। हाँ अब सुनो, देखो, जब तुम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दोगे ना, तो वो क्या करेंगे, उन शेयर्स को मार्केट के अंदर बेच देंगे ले जाके, उनको ऊपर उसी टाइम पे पैसे मिल रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं होगी वो बेचना शुरू करेगा। इसका मतलब मार्केट में शेयर की सप्लाई बढ़ेगी। और अगर मार्केट में शेयर की सप्लाई बढ़ती है ना, तो जहां पे तुम्हारे पास सप्लाई बढ़ गई, यहां पे सप्लाई बढ़ी, वहीं पे तुम्हारी प्राइस गिर जाएगी। भाई अब बहुत ज्यादा शेयर्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, तो जब बहुत ज्यादा हर हर कोई बेच रहा है शेयर, भाई मैं भी बेच रहा हूं, मैं भी बेच रहा हूं, मैं भी बेच रहा हूं, तो जितने लोग बेचने वाले होंगे तो जाहिर सी बात है फिर लो प्राइस पे बिकेगा, क्योंकि बेचने वाले बहुत सारे हैं, तो प्राइस नीचे जाएगी। सिंपल सी लॉजिक, बात समझ आ गई? यानी कि इन शॉर्ट, आप जो है वो जाते हैं कहीं पे, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यार चलो छोड़ो, मैं आपको एक ऐसी बात कर लेता हूं, एग्जांपल मैं जेनरिक दे नहीं पा रहा, सबको सबको सबके ऊपर बेस करे। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि यार एक मार्केट है और वहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और सब लोग वो गाड़ियां बेचने के लिए आए हैं। ठीक है, वहां पे क्या हुआ है, सब लोग वो गाड़ियां बेचने के लिए आए हुए हैं, और उन्हें पता है यार गाड़ियां ज्यादा है और लोग कम है खरीदने वाले, तो लोग क्या करेंगे, वहां पे लोग अपनी गाड़ी की प्राइस कम कर देंगे ताकि हमारी गाड़ी पहले बिक जाए, हमारी गाड़ी पहले बिक जाए। बात समझे? इसलिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जब शेयर्स हैं और वो मार्केट में फ्लोट करना चाह रहे हैं, तो वो प्राइस शेयर की क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। बात समझे? अब आगे सुने सर। दूसरी बात ये थी कि भाई सर आपकी ये बात हमने मान ली, आपने बड़ा अच्छा समझा दिया, हमें ये बात समझ आ गई कि यार ये जो है ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी बात समझ आ गई कि यार मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा कम वैल्यू के ऊपर ये शेयर इशू किए जाएंगे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स, ये लाइन का मतलब क्या है? ये आप छुपा रहे हैं हमसे, ये नहीं बता रहे आप, ये नहीं बता रहे आप सुने, मैं ना आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं। देखो जब भी राइट इशू किया जाता है ना, तो राइट इशू के टाइम पे बड़े गौर से सुनना है इस बात को, सारा पेन पेंसिल रख दो, सब रख दो, सब रख दो, कुछ भी नहीं करो, सिर्फ सुनो, गौर से बात को सुनो, सिर्फ कान इधर लगा के और बात को गौर से सुनो। जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट इशू किया जाता है ना, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी इक्विटी पे कोई फर्क ना आए। मतलब सर, मतलब कि जितने शेयर होल्डर्स हैं, अगर लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि यार मैं अकेला शेयर होल्डर और मेरे साथ एक और शेयर होल्डर है, दो लोग हैं। ठीक है, अब मेरे पास 50% शेयर्स है कंपनी के, मेरे दूसरे वाले भाई के पास भी 50% शेयर्स है कंपनी के, लेट सपोज। ठीक है, अब कंपनी बोलती है मैं शेयर इशू करने जा रही हूं, लेकिन अब वो बोलेगी कि यार जिस बंदे के पास लेट सपोज 5 शेयर्स है ना, जिस बंदे के पास 5 शेयर्स है ना, मैं उसको क्या करूंगी, एक शेयर एक्स्ट्रा दूंगी, एक शेयर एक्स्ट्रा दूंगी। तो इस वजह से अब मैं आपको ना इसको थोड़ा सा आसान करता हूं। यानी कि दो लोग थे, आप ऐसे समझो इसको, दो लोग थे और दोनों की जो होल्डिंग्स थी वो कितनी थी, भाई इसके पास भी 50 शेयर्स थे और इसके पास भी 50 शेयर्स थे। अगर दोनों पार्टनर्स के पास 50-50 शेयर्स है, तो दोनों की होल्डिंग भी कितनी है, 50-50% है, 50-50% है। अब जब राइट इशू किया जाएगा ना, तो इस प्रोपोर्शन में किया जाएगा कि इनका 50% बरकरार रहे, इनका 50% बरकरार रहे। इसका मतलब कंपनी ये बोलेगी कि यार हम राइट इशू करने जा रहे हैं, तो हम किसी पॉलिसी के थ्रू करते हैं। अब कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी बोलेगी यार हम एक काम करते हैं, 1 for every 5 शेयर इशू करते हैं। यानी जिसके पास पहले से 5 शेयर्स है ना, जिसके पास पहले से 5 शेयर्स है ना, उसको एक राइट इशू देंगे। जिसके पास पहले से 5 शेयर्स है ना, उसको क्या करेंगे, एक राइट इशू देंगे। अब अगर तुम इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, तो इसको कितने शेयर्स मिलेंगे, सर इसको मिलेंगे 1/5, और इसको भी कितने मिलेंगे, 1/5। तो इसको शेयर्स कितने मिल जाएंगे और इसको शेयर कितने मिल जाएंगे, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो तो 50/5, सिंपल सा आंसर है। लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं कि भाई इस शेयर होल्डर को कितने शेयर मिल जाएंगे, 10, इस शेयर होल्डर को कितने शेयर्स मिल जाएंगे, 10। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि अब इन दोनों के पास 60-60 शेयर्स हो गए हैं। तो इसका मतलब अब भी ये दोनों 50-50% मार्केट के या 50-50% कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। यस, क्योंकि इनकी इक्विटी में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि जो शेयर इशू किए गए वो इनकी प्रोपोर्शन के अंदर शेयर इशू किए गए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ी सी और डिटेल में लेके जाता हूं आपको। लेट सपोज एक कंपनी थी, उसके अंदर एक पार्टनर था, वो था लेट सपोज 50% का। दूसरा, चलो उसके पास 50 शेयर्स थे, ठीक है। दूसरा पार्टनर था, उसके पास थे 25 शेयर्स। तीसरा पार्टनर था, उसके पास थे 25 शेयर्स।
बात समझ आई। अब कंपनी ने बोला कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम जब राइट इशू करेंगे तो 1 फॉर एवरी 5 करेंगे, यानी कि जिसके पास 5 शेयर है उसको एक शेयर और दिया जाएगा। अभी अगर हम मोटा मोटी भी देख ले तो इसका 50% शेयर है बिजनेस के अंदर, इसका 25% शेयर है बिजनेस के अंदर, और इसका 25% है शेयर बिजनेस के अंदर। लेकिन मोटा मोटी अगर आप इस बात को देखो तो अगर इनको शेयर्स पॉलिसी के मुताबिक दिए जाएं तो इसको भी 1/5 मिलेंगे, इसको भी 1/5 मिलेंगे इसकी होल्डिंग के, और इसको भी 1/5 मिलेंगे इसकी होल्डिंग के। तो आप मुझे बताओ इनके शेयर्स इनको कितने कितने मिलेंगे? सर 50/5, सो 50/5, पहला आ गया 10, दूसरा आ गया 25/5, सॉरी 25/5, ये आ गया 5। सर इसको 5 मिल जाएंगे और इसको भी 5 मिल जाएंगे। तो बेटा अब इसके पास शेयर्स कितने हो गए? सर इसके पास शेयर्स हो गए टोटल 60, इसके पास कितने हो गए सर 30, इसके पास कितने हो गए 30। अगर अभी भी हम इनकी परसेंटेजेस कैलकुलेट करें कि इन एज अ परसेंटेज इनके पास बिजनेस में कितनी परसेंटेज है, तो आप बोलोगे कि यार इसके पास 60 है और कंपनी ने ऑलरेडी शेयर्स कितने इशू करे हुए थे पहले से, कंपनी ने इनको शेयर्स इशू कर दिए 100, पहले से शेयर इशू हुए हुए थे, ठीक है, और कंपनी ने 20 शेयर्स और इशू कर दिए, तो डिवाइड बाय 120 हो जाएगा इनटू 100, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। दूसरे वाले की 30 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, इसकी परसेंटेज आ जाएगी, और 30 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, इसकी परसेंटेज आ जाएगी। आओ इन सब की दोबारा से परसेंटेजेस लगाते हैं आफ्टर इशूइंग ऑफ राइट शेयर्स। सो 60 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 विच इज 50%। देखो इसकी अभी भी इक्विटी कितनी आ रही है 50%। जो दूसरा है 30 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, ये आ जाएगी 25%, और दूसरे वाले की भी 25%। तो देखो इनको शेयर्स इस तरीके से बांटे गए, इनको शेयर्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो इनकी इक्विटी, इनकी होल्डिंग में कोई फर्क नहीं आया, इनकी इक्विटी डाइल्यूट नहीं हो रही है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी राइट शेयर्स दिए जाएंगे या जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाएंगे, जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स दिए जाएंगे ना, तो वो हमेशा किसी ना किसी पॉलिसी के मुताबिक दिए जाएंगे। तो अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि ये पॉलिसी क्या है। दिस इज डन, मैं इसको मिटा सकता हूं, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो एग्जाम्पल को सिर्फ समझाने के लिए, कि ये लाइन समझाने के लिए कि यार इन द प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, यानी कि उनकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से आप जब भी शेयर इशू करते हो तो किसी ना किसी पॉलिसी के थ्रू करते हो, 1/5, लेट्स सपोज 1/10, 1/20, कुछ भी कर सकते हो आप पॉलिसी तो। बट ये कंपनी के डायरेक्टर की पॉलिसी होगी कि उसने किस तरीके से राइट शेयर्स देने हैं और वो उसी तरीके से शेयर्स देगा। लेकिन इन राइट शेयर्स की वजह से, इन राइट शेयर्स की वजह से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस वो उस शेयर को फोरफीट करते। वो शेयर होल्डर अगर उस शेयर को नहीं खरीदता तो फिर डायल्यूशन होगी, क्योंकि वो नहीं खरीदेगा तो किसी और को बेचा जाएगा। बात समझ आई? तो ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा पहले क्लियर होना चाहिए। इसी वजह से अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, इसको मिटाने के बाद वो यही बात करने वाला हूं कि यहां पे अब आप आपके सवाल को देखें तो सवाल के अंदर बोलता है कि कंपनी ने क्या किया। कंपनी ने शेयर इशू करे, कंपनी का शेयर कैपिटल था 1 लाख एट $1 पार वैल्यू, ठीक है। अब कंपनी के पास पैसा कितना पड़ा हुआ है कैपिटल का, 1 लाख रुपए का कैपिटल उठाया हुआ है और पार वैल्यू कितनी है $1। कंपनी इशूड 1/5 राइट शेयर्स ऑफ $1 एट 1.5। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ये चालाकी करी कि कंपनी ने शेयर $1 वाला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू करा है, और कितने पे करा है 1.5 पे करा है। अब आपने ना हमेशा ये बात याद रखनी है, हमेशा ये बात याद रखनी है कि एट द टाइम ऑफ राइट इशू या एट द टाइम जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करने जा रहे होते हो, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी के नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग, अस्तगफुरुल्लाह कितना गलत लिखा है, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं। अब ये एग्जिस्टिंग शेयर्स कैसे निकाले जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालने के लिए अमाउंट ऑफ शेयर्स को डिवाइड करोगे पार वैल्यू से। लेकिन ये कब होगा, जब एग्जिस्टिंग शेयर्स को शेयर इशू किए जाएंगे। नॉर्मल इशू में ये काम नहीं होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे पार वैल्यू से। अब अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारी अमाउंट कितनी है 1 लाख, पार वैल्यू कितनी है $1। तो जैसे ही तुम डिवाइड करोगे ना तो तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स पता लग जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना तुम्हारे पास, जो अभी तुम्हारे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं मार्केट के अंदर, फ्लोट हुए हैं, वो 1 लाख आ जाएगा। तो सर जब 1 लाख ही आना तो 1 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मेरा बेटा पार वैल्यू हमेशा 1 थोड़ी रहेगी। अगर ये पार वैल्यू 2 होती तो आंसर कितना आता सर 50,000। अगर ये वैल्यू 0.5 होती तो आंसर कितना आता सर 2 लाख। तो पार वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, तो हमेशा डिवाइड कर लीजिएगा। हाँ जब 1 हो तो अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर सेम होता है, लेकिन ये स्मार्ट बच्चा याद रख सकता है, इसलिए आसान ये है कि डिवाइड कर लीजिएगा हमेशा। जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप शेयर इशू करने जा रहे हैं तो आपने पहले एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स निकालने
होंगे। एंड एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? 1 लाख, यानी कि अमाउंट ऑफ शेयर्स जो ऑलरेडी आपके पास है डिवाइड बाय द पार वैल्यू ऑफ द शेयर। तो अब कंपनी 1 लाख शेयर इशू करने जा रही है और कंपनी की पॉलिसी क्या है? कंपनी की पॉलिसी ये है कि 1 लाख शेयर जब इशू किए जाएंगे तो राइट इशू करने के लिए 1 फॉर एवरी 5 की पॉलिसी लगाई जाएगी। तो राइट इशू कितने होंगे ये आप लोग यहां से कैलकुलेट कर लोगे। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 विच इज 20,000। इसका मतलब कंपनी इज गोइंग टू इशू 20,000 शेयर्स। company is going to issue 20,000 right shares. How many shares company is going to issue? 20,000। और इसका आसान लफ्जों में 1/5 का मतलब क्या होता है यार? परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो तो 20% ही होता है। तो 1 लाख का 20% इशू करने जा रही है, ऐसे भी सोच सकते हो इस बात को। बात समझे? तो ये हमने कैसे निकाला? पहले मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए थे, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, उसको पॉलिसी से मल्टीप्लाई किया, विच एवर द पॉलिसीज, 1 फॉर 5, 1 फॉर 6, 1 फॉर 7, 1 फॉर 10, 1 फॉर 20, 1 फॉर 30, कोई भी पॉलिसी होती, 2 फॉर 7, कुछ भी पॉलिसी होती, मैं उस पॉलिसी से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता लग जाएगा। अब ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना 20,000, ये राइट इशू है। अब मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा राइट इशू के कि भाई शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं? 20,000। हर एक शेयर कितने पे इशू हो रहा है सर? 1.5 पे हो रहा है। 20,000 को मल्टीप्लाई कर लोगे 1.5 से, 20,000 को मल्टीप्लाई कर लोगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20,000 कहते हैं इसको भाई। अरे मैंने 2 बार मल्टीप्लाई लगा दिया। ओके जी। सो मैंने क्या कर दिया, ये 15.5 लिख दिया यार। ओके जी। सो इट इज 30,000। तो वी गॉट 30,000। अब आप रिकॉर्ड करोगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पे सर आपने तो हमें बोल दिया ऑलवेज एट पार, तो पार वैल्यू तो $1 है। यस, तो इसको मल्टीप्लाई करो $1 से, $1 मल्टीप्लाई बाय 20,000 विच यू विल गेट 20,000 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। सो जो डिफरेंस है वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? शेयर प्रीमियम बन जाएगा। वो कितने का प्रीमियम है सर? ओवर एंड अबव। तो भाई आपका जो शेयर था ना सर, वो $1 की पार वैल्यू रखता था, 1.5 का बिका तो 0.5 की पार वैल्यू है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20,000 you will get 10,000 and this is how the double entry will be made। ये आपने राइट इशू करा है। और राइट इशू जब ये हुआ होगा ना, तो जो आपके शेयर होल्डर होंगे ना, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, उनकी इक्विटी को डायरेक्टली उनके प्रोपोर्शन के अंदर ये शेयर्स बांट दिए गए होंगे। जिसके पास जितने शेयर्स होते थे उसको उतने ही शेयर्स उसके हिसाब से दिए गए होंगे उस पॉलिसी के मुताबिक। ठीक है, यानी कि इस पॉलिसी के मुताबिक जिसके पास 5 शेयर्स थे उसको 1 शेयर मिला होगा, तो जिसके पास 10 शेयर होंगे उसको कितने शेयर मिले होंगे? 2। जिसके पास 15 शेयर होंगे उसको कितने मिले होंगे राइट इशू? 3। जिसके पास 20 शेयर होंगे उसको कितने शेयर मिले होंगे? 4। तो इस तरीके से उनके प्रोपोर्शन में ये चीज बांट दी गई है। क्लियर? अच्छा, अब ना अक्सर बच्चा ये सवाल भी पूछता है कि यार सर व्हाट इफ कि ये पार वैल्यू $1 ना होती, कुछ और होती, तो फिर क्या होता? तो लेट्स डू एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर आप देखें तो बोलता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1 लाख है एट 0.5 पार वैल्यू। कंपनी इशूड 1 फॉर एवरी 10 राइट शेयर्स एट $1। चलो, कंपनी ने क्या किया? एट $1 पे इशू कर दिया, यानी कि पार वैल्यू जो है वो 0.5 थी और शेयर कितने पे इशू हो गया? $1 पे। अब ना तुमने सबसे पहले देखना है कि राइट इशू है कितने शेयर्स कंपनी बांटने जा रही है। तो पहले तो तुम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालोगे। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालने का तरीका क्या था? अमाउंट जो भी है कैपिटल की उसको डिवाइड करोगे पार से। तो व्हेन यू विल डिवाइड इट ना, तो अब तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा अलग से, और वो जो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, अरे यार, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। सो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 लाख रुपए आ जाएगा। आप चाहे तो करके देख लें, डिवाइड बाय 0.5 यू विल गेट 2 लाख रुपए। यानी कि 2 लाख रुपए बोल रहा हूँ, 2 लाख शेयर्स, यानी कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हुए ऑलरेडी? 2 लाख। अब कंपनी की पॉलिसी क्या है? अब जो कंपनी शेयर इशू करने जा रही है, राइट इशू करने जा रही है, उसकी पॉलिसी है 1/10 की पॉलिसी है। तो आप इसको डिवाइड बाय 10 कर दो, तो इट मींस कि कंपनी कितने शेयर्स इशू करने जा रही है? 20 राइट शेयर्स इशू करने जा रही है। इसका मतलब ये हो गया 20,000 राइट शेयर्स इशू करने जा रही है। नाउ व्हाट विल बी द एंट्री? सर बैंक डेबिट हो जाएगा। मुझे ये तो बताओ बैंक कितने से डेबिट होगा? हर एक शेयर कितने का इशू कर रहे हो? सर $1 का। कितने शेयर इशू कर रहे हो? सर 20,000 शेयर इशू कर रहे हो। आंसर कितना आ जाएगा? सर 20,000 आ जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रिकॉर्ड करोगे सर $1 पे? नहीं बेटा, पार वैल्यू कितनी है? 0.5। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा किस पे रिकॉर्ड होगा? पार वैल्यू पे होगा। सर ये आपने बिल्कुल पहली एंट्री में बात समझा दी, तो हमें ये बात समझ आ गई। सो इट विल बी 10,000। तो ओवर एंड अबव कितना है? सर बाकी ओवर एंड अबव 0.5 ही है, क्योंकि $1 का शेयर है, 0.5 का पार था। तो आपके पास बाकी का 10,000 प्रीमियम अकाउंट के अंदर आ जाएगा, प्रीमियम रिजर्व के अंदर पैसा आ जाएगा। दिस विल बी द जनरल एंट्री। तो जिसको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सर एक दफा और दोबारा से भी बता दे, तो ये देखो एक दफा दोबारा से भी बता दिया।
बात समझ रहे? तो ये दिस इज समथिंग वेरी बेसिक। और याद रखिएगा ये नंबर ऑफ शेयर्स कब निकाले जाएंगे, जब भी कभी आप एग्जिस्टिंग शेयर्स को इशू करने जा रहे होंगे इन देयर प्रोपोर्शनल, इन देयर होल्डिंग, जो भी उनकी उसके प्रोपोर्शन के अंदर, होल्डिंग के प्रोपोर्शन के अंदर जब आप इशू करने जा रहे होगे तब आपने ये काम करना होता है। वरना जब आप नॉर्मल इशू करने जा रहे हो तब आपने ये काम नहीं करना। नॉर्मल इशू तो वो कंपनी बता दी कि मैं 1 लाख शेयर इशू कर रही हूँ, मैं 2 लाख शेयर इशू कर रही हूँ, वो आप इशू कर दो। ठीक है, बात समझ रहे? सो दिस इज द राइट इशू। एंड नाउ वी विल हेड्स टूवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ इशू विच इज कॉल्ड अ बोनस इशू। नाउ दिस बोनस इशू, ये क्या होता है बोनस? भाई बोनस ना कोई ऐसी चीज होती है फ्री में मिल जाना है, फ्री फ्री की चीज है ये, ठीक है? तो सर इसका मतलब क्या कंपनी कभी शेयर फ्री में भी देती है? हाँ देती है, बिल्कुल देती है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो बोनस इशू की मैं पहले बताता हूँ बोनस इशू होता क्या है। बोनस इशू ना शेयर होल्डर्स को फ्री में कुछ शेयर्स दे दिए जाते हैं, उसको बोनस इशू कहा जाता है। फ्री में शेयर इशू कर देते हैं, इसको हम स्क्रिप्ट इशू भी कहते हैं, इसको हम बोनस इशू भी कहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है फ्री में किनको शेयर्स दिए जाएंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाएंगे। अब बोलता है दिस इज द इशू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर फ्री, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रिप्ट इशू। आप इसको स्क्रिप्ट इशू कह लें, आप इसको फ्री इशू कह लें, आप इसको बोनस इशू कह लें, लेकिन ये किसको दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। सर ऐसी क्या खास बात थी, ऐसी क्या खूबसूरती थी उन शेयर होल्डर्स के अंदर कि कंपनी ने बोला यार ये लो फ्री में? देखो अक्सर क्या होता है, शेयर होल्डर बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करता है? सोचो, आप अगर किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो क्यों करोगे? आप कैपिटल गेन के लिए करोगे और डिविडेंड्स के लिए करोगे, दो ही काम है ना, यही काम करोगे ना। अब तुम कंपनी के डिविडेंड के अंदर इंटरेस्टेड थे, लेकिन कंपनी ने किए लो प्रॉफिट्स एंड कंपनी डिविडेंड्स डिक्लेयर नहीं कर पाई या फिर बहुत लो डिविडेंड्स बन पाए, तो शेयर होल्डर नाराज था। तो कंपनी ने बोला यार देखो आज मैं तुम्हें प्रॉफिट का हिस्सा तो नहीं दे पा रही, आज मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें प्रॉफिट देने के लिए या तुम्हें डिविडेंड्स देने के लिए, लेकिन आज मैं एक काम कर सकती हूं, तुम लोगों को कुछ शेयर्स फ्री में दे देती हूं कि कल को जब मेरी कंपनी प्रॉफिट करेगी, कल को जब हमारे हाई प्रॉफिट्स होंगे तो तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा शेयर्स होंगे जिसके ऊपर तुम्हें एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिलेगा। तो शेयर होल्डर बोलता है चलो यार सही। लेकिन याद रखिएगा बोनस इशू भी करने से मार्केट में शेयर की प्राइस गिर जाती है अगेन, क्योंकि जब शेयर फ्लोट हो रहे हैं और वो फ्री में हो रहे हैं तो लोग चाहेंगे तो उसको बेच के कैश भी करवाना चाहेंगे, तो शेयर फ्लोट होंगे तो जाहिर सी बात है ऐसा बहुत कम होता है बोनस इशू वाला सीन, बट होता है दुनिया के अंदर। अब आपको ये तो समझ आ गया कि बोनस इशू क्या है, ये एक फ्री इशू है। अब ना आप देखो यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जिसकी पार वैल्यू 0.5 है और वो है 2,40,000 रुपए का। शेयर प्रीमियम अकाउंट में आपके पास पहले से पैसे पड़े हुए हैं 60,000 रुपए। द कंपनी इशूड 0.5 बोनस इशू, 1 फॉर एवरी 10 शेयर्स। एक बात याद रखना, जब भी बोनस इशू किया जाएगा ना वो हमेशा एट पार वैल्यू किया जाएगा, उसके अंदर कोई मार्केट मार्केट वैल्यू का कोई जिक्र नहीं है। अगर वो गलती से कहीं लिखे भी तो आप मार्केट वैल्यू को एलिमिनेट करिएगा। बोनस इशू है, फ्री इशू है, इसके अंदर मार्केट वैल्यू को कोई लेना देना नहीं है। जब भी बोनस इशू किया जाएगा वो हमेशा किस पे किया जाएगा? पार वैल्यू पे। लेकिन मैं एक बात बता चुका हूं कि जब भी तुम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करोगे तो पहले तुम्हें एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए कंपनी के। अब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स पता करने के लिए नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट कितनी है 2,40,000 डिवाइड बाय पार वैल्यू कितनी है 0.5। तो भाई एग्जिस्टिंग शेयर्स पहले निकाल लो, कितने आ जाएंगे सर? 240 को 0.5 से डिवाइड कर लें तो 240 480,000 बनेगा। वैसे ये 240 डिवाइड बाय 0.5 तो ये बन गया 480,000। यानी कि कंपनी ने ऑलरेडी कितने शेयर इशू करे हुए? 480,000 शेयर इशू करे हुए। और अब कंपनी की पॉलिसी है 1/10, यानी कि अब कंपनी शेयर इशू करने जा रही है 1/10 की पॉलिसी पे। यानी कि अगेन जब पॉलिसी लग रही है इसका मतलब प्रोपोर्शन सबका क्या रहेगा? उनके अपने अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको शेयर्स मिल जाएंगे, किसी की इक्विटी डाइल्यूट नहीं होगी अनटिल कोई फोरफिट करे। और बोनस इशू कोई फोरफिट नहीं करता, फ्री इशू है, पैसे थोड़ी देने पड़ रहे हैं। डिवाइड बाय 10। सो कंपनी बोनस इशू करने जा रही है 48,000 शेयर्स, 48,000 शेयर्स बोनस में देने जा रही है। नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर 48,000 शेयर इशू होने जा रहे हैं ना, 48,000 शेयर इशू होने जा रहे हैं ना, जर्नल एंट्री क्या बनेगी सर? बेटा सुनो, बैंक डेबिट नहीं हो सकता। क्यों सर? भाई फ्री इशू है, मैं किसी को शेयर फ्री में दे रहा हूं तो क्या वो मुझे कोई पैसे दे रहा है? नहीं, वो तो मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा। और अगर वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, अगर मेरे पास पैसे नहीं आ रहे तो बैंक डेबिट नहीं हो सकता। सही है सर, बैंक डेबिट नहीं हो रहा, साइड में करें। क्रेडिट होता था ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, वो तो करेंगे ना? मैं बोलूंगा बिल्कुल करेंगे। तो लिखो पहले क्रेडिट वाली एंट्री पहले लिख लो, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। भाई ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा किस पे रिकॉर्ड होगा? एट पार। तो भाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 48,000, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका हाफ होना चाहिए 22,000, बट कर लेते हैं 48,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 विच इज 24,000। ठीक है, 24,000।
सर अब डेबिट क्या करेंगे? बेटा याद रखिएगा, जब भी बोनस इशू किया जाता है, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा कि बोनस इशू जब भी किया जाता है वो एक तो एग्जिस्टिंग शेयर इशू को किया जाता है, और बोनस इशू को जब आपकी कंपनी जब बोनस इशू करती है तो इसको कहा जाता है दिस इज द रिक्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व। सर ये क्या बात कर दी, हमने तो पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। बेटा रिक्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व का मतलब ये कि कंपनी एक पॉकेट से पैसे निकालेगी अपने और दूसरे पॉकेट में पैसे डाल देगी। सर अभी भी बात नहीं समझ आई। बेटा देखो, तुम्हारे पास जब बोनस इशू किया जाएगा ना, तो तुम क्या करोगे, अपने शेयर प्रीमियम के रिजर्व को इस्तेमाल करोगे बोनस इशू करने के लिए। अच्छा सर, हमेशा इस्तेमाल करेंगे? हाँ, अगर शेयर प्रीमियम अवेलेबल है तो शेयर प्रीमियम में से शेयर प्रीमियम को इस्तेमाल करोगे बोनस इशू करने के लिए। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि हम शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दे, शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दे? यस, डेबिट करते। कितने से सर? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 48,000। कितने से डेबिट करोगे भाई? सर 24,000 से। तो सर ये क्या बात हुई, ये कैसे हुआ? अब गौर से देखो, इंपैक्ट देखो क्या हुआ। तुम्हारी कंपनी ने जो नए शेयर इशू करे उससे उन्होंने कितना कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ा लिया सर 24,000 से। और जो तुम्हारा बोनस इशू था, वो तुम्हारा जो राइट इशू था, वो प्रीमियम था, उसमें से कितना पैसा कम हो गया? 24,000 रुपए। अभी अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारी बिजनेस की इक्विटी की पोजीशन क्या है, तो तुम बोलोगे सर 2,40,000 प्लस 24,000, इट विल बी 264,000। और अगर मैं पूछूं प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो बोलोगे 60,000 था सर, 24,000 का बोनस इशू कर दिया तो इसमें पड़ा हुआ है 36,000। मेरा बेटा, अगर मैं तुमसे बोलूं इन दोनों को टोटल करो, तो टोटल इक्विटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा? सर इन दोनों को जब आप ऐड कर लें, इसके अंदर 264,000 ऐड कर लें, तो सर ये बन रहा है 3 लाख। और मुझे ये बताओ कि पहले जब ये तुमने बोनस इशू नहीं करा था, तब भी तुम्हारी टोटल इक्विटी बन कितने की रही थी? सर 3 लाख की बन रही थी। तुम्हें बात समझ आई कि एक पॉकेट से पैसा निकाला और दूसरी पॉकेट में पैसा डाल दिया, यहां से निकाल के ये पैसा इधर डाल दिया गया, इसको रिक्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर फर्ज करें शेयर प्रीमियम ना होता, शेयर प्रीमियम ना होता तो फिर क्या होता हमारी जिंदगी में? तो अब बात को गौर से सुने, हम थोड़ी सी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बोलते हैं कि यार अब कंपनी जो है वो क्या करने जा रही है, हम इसकी पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1 फॉर एवरी 5 पे ले जाते हैं। मैं आपको एक पेज ऐड करता हूँ, ठीक है? ये सेम क्वेश्चन यहाँ से उठाता हूँ आपके लिए, और आपको अब मैं एक और चीज समझाता हूँ। यहाँ पे आगे जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ ना, दिस इज समथिंग। अच्छा जी, चल अब देखो, मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि यार ये सेम चीज ऊपर कॉपीड है, यहां से मैं ये वाली चीज मिटा रहा हूं, ये वाला काम मिटा रहा हूं, और यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिसी के अंदर भी चेंज कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं आपको एक दो चीजें बाद में लिख के दे रहा हूँ। लेट सपोज आपके शेयर प्रीमियम बढ़े हुए थे 60,000 रुपए, आपके पास सिर्फ शेयर प्रीमियम नहीं बल्कि रिवैल्यूएशन रिजर्व भी था। रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़े हुए थे आपके पास लेट सपोज 10,000 रुपए। आपके पास सिर्फ रिवैल्यूएशन रिजर्व ही नहीं था आपकी कंपनी के अंदर, बल्कि आपकी कंपनी के अंदर और भी रिजर्व थे, जैसे कि इसको पहले थोड़ा सा एक लाइन और नीचे कर लेते हैं, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, विच वॉज लेट सपोज आप बोल दो कि यार ये था हमारा 10,000 का। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ जाओ तो आपके पास एक और रिजर्व था, रिटेन अर्निंग्स, और वो जो रिजर्व था उसमें पड़े हुए थे आपके पास लेट सपोज 50,000। ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं। कंपनी ने बोनस इशू करने की करी, और कंपनी ने बोनस इशू करते हुए पॉलिसी ये लगाई 1 फॉर एवरी 5। 1 फॉर एवरी 5, 1 फॉर एवरी 5 का मतलब क्या है कि अब जो कंपनी है वो हर 5 शेयर पे एक राइट इशू करेगी। अब अगर तुम इक्विटी देखो ना कंपनी की, तो आप इक्विटी कितनी हो चुकी होगी? सर टोटल इक्विटी इन सबको ऐड कर लें, ठीक है? तो आपके पास ये हो जाएगा 240,000। मैं ऐसे ही लिख के बता दूं ताकि मैं रिक्लासिफिकेशन भी दिखाऊं। तो प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 विच इज 370,000। यानी कि अभी कंपनी की टोटल इक्विटी है 370,000। और कंपनी क्या करने जा रही है? कुछ बोनस इशू करने जा रही है। बोनस इशू करेगी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करेगी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस इशू जब भी किया जाएगा तो पहले नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स निकाले जाएंगे, और वो कैसे निकलेंगे सर? 2,40,000 डिवाइड बाय पार विच इज 0.5, वी विल गेट 480,000, वी विल मल्टीप्लाइड बाय द पॉलिसी 1/5। तो आ जाओ 48,000, सॉरी 480,000 डिवाइड बाय 5 विच इज 96,000।
यानी कि अब जो कंपनी है वो कितने शेयर्स इशू करने जा रही है, 96,000 शेयर्स इशू करने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि एंट्री क्या बनेगी। सर आपकी कंपनी 96,000 शेयर इशू करने जा रही है ना, आप टेंशन नहीं लें। आप सबसे पहले तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर लें, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। 96,000 शेयर इशू होने जा रहे हैं, हर एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 0.5। सो 96,000 into 0.5 विच मेक्स 48,000। ओके, अच्छा मैं थोड़ी सी एक चेंज करूंगा कि मैं यहाँ से जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना, इसमें से मैं ये कितना था, 60 था ना, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ, लेट सपोज ये भी 10,000 रुपये था। ठीक है, तो उसमें से 50,000 माइनस कर लेते हैं, तो 370 माइनस 50 ये हो जाएगा 320,000। ठीक है, सवाल को सिर्फ एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं बैठे हुए ऐसे ही अभी एग्जांपल बना रहा हूँ, तो ऐसे कर ली। अब आपको 48,000 की जरूरत है। अब 48,000 आप कहां से यूज करोगे, सर आपने बोला कि आपने पैसे निकालने हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट से, तो भाई शेयर प्रीमियम को यूज करो। लेकिन शेयर प्रीमियम में सिर्फ कितने पैसे पड़े हुए हैं, सर शेयर प्रीमियम में तो पड़े हुए हैं सिर्फ 10,000 रुपए। तो शेयर प्रीमियम से सिर्फ निकल सकते हैं 10,000 रुपए, लेकिन ये एंट्री तो कंप्लीट नहीं होगी। तो अगर शेयर प्रीमियम में पैसे कंप्लीट ना हो, तो फिर तुम सेकंड जो फेज इस्तेमाल करोगे, जो सेकंड स्टेप पे होगा, वो जनरल रिजर्व को यूज किया जाएगा। और ये जनरल रिजर्व को तुम डेबिट कर दोगे, सर जनरल रिजर्व में भी 10,000 रुपए पड़े हैं बेटा, अभी भी कितने पूरे करने हैं, सर अभी भी 28,000 पूरे करने हैं। तो नंबर 3 के ऊपर आप रिटेन अर्निंग्स को इस्तेमाल करेंगे, और जो आपका रिटेन अर्निंग्स है वो डेबिट हो जाएगा फिर 28,000 से, तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सर लेकिन ये तो बहुत सारे मसले हैं इसके अंदर। एक प्रॉब्लम तो हमें ये बताएं कि आपने शेयर प्रीमियम के बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्यों नहीं इस्तेमाल किया, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि सर, चले पहले पहले सवाल के बारे में बात करते हैं। बेटा एक बात याद रखना कि जब भी बोनस इशू किया जाएगा ना, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से इशू नहीं किया जा सकता। रिवैल्यूएशन रिजर्व एक नॉन कैश रिजर्व है, और नॉन कैश रिजर्व से बोनस इशू करना अलाउ ही नहीं है। इसको कहा जाता है कि बोनस इश्यूज वर मेड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। इसका मतलब एग्जामिनर पेपर में लिख के देगा, बोनस इश्यूज वर मेड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म? मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब यह है कि तुमने सबसे पहले तो शेयर इशू करते हुए शेयर प्रीमियम का इस्तेमाल करना है, अगर उसमें पैसे ना हो तो दूसरे पैसे जनरल रिजर्व से निकालने हैं, और उसमें भी ना हो तो फिर रिटेन अर्निंग से पैसे निकाल लेने हैं। एंड यू कैन नेवर यूज द रिवैल्यूएशन रिजर्व। सर अगर इन तीनों में पैसे ना हो तो फिर ऐसा सवाल नहीं आएगा, इन तीनों को मिला के पैसे बन जाएंगे। अब अगर मैं तुमसे बोलूं तो यार तुम्हारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना से बढ़ गया, सर 2,40,000 रुपए का हो गया। 2,40,000 के अंदर आप ऐड कर दे 48,000। ठीक है, ये 10,000 रुपए सर माइनस हो गया, पूरे 10,000 रुपए चले गए इसमें से। इसमें से भी 10,000 रुपए पूरे चले, सॉरी इसमें से नहीं गए, मैं क्या कर रहा हूं आज। ओके जी, इसमें से भी 10,000 रुपए चले गए, कुछ भी नहीं बचा। सर नहीं, मैंने फिर दोबारा गलत कर दिया, इसमें से 10,000 रुपए निकाले थे ना हमने, ये रहा प्रीमियम, 10,000 रुपए प्रीमियम से निकाले थे ना, 10,000 रुपए इसमें से चले गए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें से भी 10,000 रुपए चले गए, और इसमें से 28,000 रुपए चले गए। अब अगर तुमसे बोलूं कि यार अब बचा कितना, टोटल करो सबका, इक्विटी का दोबारा टोटल करते हैं, 3,20,000 टोटल लाना चाहिए। तो भाई 240,000 प्लस, सॉरी 240,000 प्लस 48,000 विच मेक्स 288,000, ये बन जाएगा 288,000। ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा जीरो, और 50,000 में से 50 माइनस 28, तो ये हो जाएगा 22। आ जाओ इन सबको दोबारा से प्लस कर लेते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो 288 प्लस 10 प्लस 22, अगेन 320 आंसर आ जाएगा, 3,20,000। देखो इक्विटी के अंदर टोटल इक्विटी में कोई चेंज नहीं आता जब भी तुम बोनस इशू करते हो, टोटल इक्विटी सेम रहती है। पहले भी कितनी थी, 3,20,000 थी, बोनस इशू करने के बाद भी कितनी रही, 3,20,000 रही। ये आपसे अक्सर थ्योरी के अंदर बच्चे से पूछ लेता है एग्जामिनर कि भाई मुझे बताओ बोनस इशू करने से इक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज रिक्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व। एक पॉकेट से कंपनी ने पैसा निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल लिया, यानी कि यहां से 10 निकाले, यहां से 10 निकाले, यहां से 28 निकाले, यहां 48 ऐड करती है। बात समझ रहे? सो दिस इज कॉल्ड द बोनस इशू। और इसके अंदर आपको हमेशा एग्जाम बोलेगा कंपनी मेड बोनस इशू यूजिंग द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि भाई आपने सबसे पहले प्रीमियम, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग को यूज करना है। रिवैल्यूएशन को क्यों नहीं यूज करना, ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूं। तो ये 3 टाइप के इश्यूज होते हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। द नंबर 1 जो हम लोगों ने अभी देखा, दैट वाज द नॉर्मल इशू, द पब्लिक इशू, द नॉर्मल इशू।
इसके अंदर आपको नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं बढ़ रही है उनके प्रोपोर्शन। नंबर 2, राइट इशू। राइट इशू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, इसलिए नंबर ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर्स पहले निकाले जाएंगे, पार वैल्यू से डिवाइड करके और फिर आगे बढ़ा जाएगा। और इसी तरीके से राइट इशू के बाद बोनस इशू के अंदर भी सेम केस होगा। और ये मैंने 2 केस बताया, अगर प्रीमियम में पैसा हो तो सारा प्रीमियम से यूज कर लिया जाएगा, और अगर प्रीमियम में पैसा ना हो तो फिर बाकी के रिजर्व्स को इस्तेमाल किया जाए। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर ओवर हियर, बिकॉज दिस इज वन थिंग जो बच्चे को परफेक्टली पहले आनी चाहिए ताकि वो हर एस्पेक्ट के सवाल को तमीज से पढ़ सके, समझ सके और सॉल्व कर सके। डन।